जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम फिर से आप सबों के सामने मैथ्स के 10 प्रश्न लेके आए हैं जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, TCS का पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी इसको सॉल्व करेंगे पॉज करके। उसके बाद फिर हम लोग मिल के सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे किनका कितना सही हुआ। ठीक है, मिसलेनियस प्रश्न है, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी प्रश्न इंक्लूडेड किए गए हैं। 10 सवाल मैं डेली आपको सुबह 9 बजे प्रैक्टिस करवाता हूँ अच्छे अच्छे प्रश्नों का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहले सवाल पढ़िए, आराम से इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। कहता है गेहूं की कीमत में 15% की क्या हुई, 15% की कमी की गई है। गेहूं की कीमत में 15% की कमी की गई है तो गृहिणी को 2720 रुपया में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की प्रति किग्रा घटी हुई कीमत कितनी है। सवाल पढ़ लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही पुराना सवाल है और इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएं, देखिए कीमत में कमी हुई है कितने परसेंट की, तो 15% की। कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है 15% की। तो कीमत में कमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/20। अब क्योंकि कीमत में कमी हुई है तो मैंने मान लिया कि चलो पहले इसकी कीमत 20 रुपया थी या 20 यूनिट था। 3/20 है ना, तो पहले मैंने मान लिया कि 20 यूनिट उसका कीमत था और इसमें 3 की कमी हुई तो अभी जो कीमत है वो 3 की कमी हुई तो 17 आएगा। ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, आइए। देखिए मान लेते हैं कि कीमत में यानी प्राइस में कमी हुई है। पहले प्राइस मान लेते हैं, पुराना प्राइस मान लेते हैं कि 20 रुपया था। पुराना प्राइस मान लेते हैं 20 रुपया था। अब इसमें कमी हुई है 3 की, तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, 17 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये प्राइस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब जानते होंगे कि प्राइस यानी कीमत यानी प्राइस और कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन में जो संबंध होता है दोस्तों, रिलेशन होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा, कीमत अगर बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कम होगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन यानी खपत जो है वो क्या होगा, कम होगा। और प्राइस अगर घटेगा तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अपने घर परिवार आस पड़ोस में आप इस तरह की प्रैक्टिकल बातें जानते होंगे कि अगर कीमत बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, घट जाएगा। अगर कीमत घट रहा है तो कंजप्शन यानी खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि प्राइस जो है 20 से 17 हो गया। एक्चुअल में प्राइस घटा है 15%, उसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिया। अब अगर खपत की बात करें, खपत या कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 से और ये हो जाएगा 20। अगर आप यहाँ पे देखें खपत में, तो खपत अगर पहले 17 यूनिट हो रहा था तो अभी खपत कितना हो रहा है, 20 यूनिट हो रहा है। तो खपत बढ़ा कितना, खपत बढ़ा है 3 यूनिट। खपत कितना बढ़ा है, 3 यूनिट। लेकिन सवाल में खपत कितना दे रखा है दोस्तों, सवाल में खपत दे रखा है 6 किग्रा बढ़ी है, 6 किग्रा बढ़ी है ना। तो ये जो 6 किग्रा बढ़ी है सवाल में, वो बेसिकली ये 3 यूनिट जो है, ये 3 यूनिट डिनोट करता है किसको, 6 केजी को। 3 यूनिट किसको बताता है, 6 केजी को। तो 1 यूनिट कितने बताएगा, 2 केजी को। 1 यूनिट बताएगा कितने को, 2 केजी को। अब देखिए ये पुराना खपत है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 केजी है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 केजी। और 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 केजी। ठीक है, 40 केजी। अब सवाल आपका हो गया सॉल्व। आपसे पूछा है कि गेहूं की प्रति किग्रा घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत देखिए, कीमत पहले यहाँ पे 20 था, यहाँ 17 हुआ, तो कीमत घटा है। तो घटी हुई कीमत कितना है, तो घटी हुई कीमत में हमारा कितना खपत हो रहा है, घटी हुई कीमत में तो 40 केजी। कितना हो रहा है, 40 केजी। अब करना क्या है कि 2720 रुपया जो था
आपको कीमत बता रहा है ना, तो 2720 में से क्या करिएगा आप, 2720 में से 40 से डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2720 जो आया है वहाँ पे दिया हुआ है आपको, 2720 में से 40 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40 4 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 6 चौक 24, 3 8 चौक 32, यानी 68 रुपीज़ आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पुराने टाइप के सवाल है, इस तरह के सवाल बार बार आते रहता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल कहता है, प्रॉफिट लॉस का है कि कोई वस्तु को 18% के लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु को 18% के लाभ पर बेची गई, 18% के लाभ पर बेची गई। यदि यह 49 रुपया अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए 18% के लाभ पर बेची गई, कह रहा है कि 49 रुपया अगर अधिक पर बेची जाती तो लाभ होता है 25%। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो मान लिया दोस्तों कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्या मान लिए, क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न देखिए कि 18% के लाभ पर बेची गई, अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, इसमें 18% के लाभ पर बेचा गया तो कितने पे बेचा जाएगा, कहिएगा आप, 118 पे बेचा गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सिंपल सी बात है कि 100 रुपया अगर हम क्रय मूल्य माने हैं और 18% के लाभ पे बचा गया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 118 रुपया। अब देखिए यहाँ है कि यदि 49 रुपया अधिक पर बेची गई थी, इसका काम थोड़ी समय बात करेंगे, पहले इधर आइए। तो लाभ 25% होता, तो लाभ अगर 25% होता तो फिर से कितना पे बेचता, अगर 100 रुपया सीपी है, लाभ अगर 25% होता तो कितने पे बेचता, 125 रुपया पे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये 125 रुपया पे कब बेच पाएगा, जब ये 49 रुपया अधिक पर बेचता तब। देखिए एक्चुअल में बेचा वो कितने पे, 118 पे। कह रहा है कि अगर 49 रुपया अधिक पर बेचता तो 25% का लाभ होता, लेकिन हम देख रहे हैं भैया कि 118 का बेचा था और यहाँ पे 125 में बेचा है। कितने रुपये अधिक में बेचा है, तो कहिएगा 7 रुपये अधिक में बेचा है। लेकिन 7 रुपये अधिक में बेचा नहीं है, सवाल में दे रखा है कि 7 रुपये नहीं, 49 रुपया अधिक में बेचा है। यानी ये 7 यूनिट का वैल्यू जो है 49 के बराबर है। 7 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 49 के बराबर है। यानी कितने टाइम्स है ये, तो कहिएगा कि 7 गुना ज़्यादा है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस आप 100 माने हैं ना, तो 100 भी कितना हो जाएगा, गुना 7 होगा, यानी 7 गुना ज़्यादा होगा, यानी 700 रुपया होगा। यानी ये 700 रुपया आपका सीपी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है, कर लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है। देखिए अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है। इस तरह का सवाल टीसीएस बार बार पूछता है, आपको ये आना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या, कि अगर आपको इफ़िशियंसी यानी क्षमता दे रखा है, अगर आपको इफ़िशियंसी दे रखा है, अगर आपको इफ़िशियंसी दे रखा है, आप इफ़िशियंसी को अगर टाइम से गुना कर देते हैं, किससे, समय से, यानी क्षमता को समय से अगर गुना कर देते हैं तो वो निकल के आता है टोटल वर्क। क्या आता है, टोटल वर्क। ये फॉर्मूला आप क्या करके दिमाग में रखिएगा, बस हो गया, इतना फॉर्मूला है, काम आपका बन जाएगा इस सवाल में। ठीक है। एफिशिएंसी इंटू टाइम जो होता है टोटल वर्क होता है। यहाँ से अगर आपको टाइम दिया रहेगा, टोटल वर्क दिया रहेगा तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अगर इफिशियंसी दिया रहेगा, टोटल वर्क दिया रहेगा तो टाइम निकाल सकते हैं, और ये दोनों अगर दिया रहेगा तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना बात। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि ABC की दक्षता का अनुपात यानी इफिशियंसी का अनुपात क्या है, 2:5:3। 2:5:3 एफिशिएंसी का रेशियो आपको 2:5:3 दे रखा है। कह रहा है कि वे एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिनों में करते हैं। ABC तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। फिर कहता है कि A अकेले उस कार्य के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इफिशियंसी अगर हम ABC की बात करें, A+B+C का इफिशियंसी की बात करें, किसकी बात करें, इफिशियंसी की बात करें, तो वो कितना है, देखिए 2:5:3 है ना, तो हम इसको कर देते हैं 2 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट, तो कितना आ जाएगा आपका 10 यूनिट। यानी एफिशिएंसी हो गया आपका 10 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए एफिशिएंसी आपका 10 यूनिट आ गया और तीनों मिल के कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। तो यहाँ से अगर हम A+B+C यानी टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी टू टाइम। तो एफिशिएंसी आपका 10 यूनिट है
और 12 दिन में सब मिलकर काम खत्म कर देता है, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 120 यूनिट। टोटल काम आपका आ गया कितना, 120 यूनिट। अब कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य 120 है, यानी 120 का अगर हम 30% निकालना है, 120 का अगर हम 30% निकालें कितना आएगा, 36। 120 का अगर 30% निकालें तो कितना आएगा, 36। यानी 36 यूनिट कार्य को, 36 यूनिट कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो टाइम निकालना है तो इफिशियंसी हमें ए का पता होना चाहिए, जो कि ए की इफिशियंसी कितना है, 2। रेशियो दिया हुआ है ना 2। तो अब टाइम डेट वर्क है 36 यूनिट। अब 36 यूनिट कार्य को 2 की इफिशियंसी से करेगा तो इसको कितना समय लगेगा, 18 दिन समय लगेगा। और ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कह रहा है कि एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, 25 घंटे में यह कितने औजारों को काट देगी। इसको बनाने के लिए एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, जो आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो नोट डाउन कीजिएगा कि M1 D1 और H1, M1 D1 और H1 डिवाइड बाय W1, ये बराबर होता है दोस्तों M2 D2 और H2 डिवाइड बाय W2 के। M1 मान लो, M1 मेन हो या कुछ भी यहाँ दे सकता है। ये W जो है वर्क को बता रहा है, W, और D जो है डे को या आवर को बता रहा है, और ये W2 जो है दूसरे वर्क को बता रहा है। ठीक है, तो M1 D1 H1 बाय W1 बराबर होगा M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी सवाल M1 D1 बराबर M2 D2 से भी आ जाता है, कभी कभी सवाल M1 H1 बराबर M2 H2 से भी आ जाता है, कभी कभी तुमको M1 D1 बाय W1 बराबर M2 D2 बाय W1 से किसी रिलेशन से भी आ सकता है। ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, उसी से ये सवाल बनाते हैं। देखिए कैसे, तो हमारा सवाल है, देखिए 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। तो 240 यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या कि M1 D1 और H1 डिवाइड बाय W1 बराबर करेंगे M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए M1 कोई नहीं है, तो M1 नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे D1 आपको दिया हुआ है 10 घंटे, D1 भी नहीं है, सॉरी, H1 दिया हुआ है 10 घंटे। तो H1 दिया हुआ है 10 घंटे, तो 10 ऊपर रखेंगे। नीचे W1 कितना है आपका, 240, तो नीचे हो गया 240 बराबर M2 को कोई बात ही नहीं है, D2 की कोई बात ही नहीं है। आपको 25 घंटे में कितने औजार को काटेगी, तो यानी H2 दिया हुआ है, तो H2 कितना दिया है, 25 करेंगे। और नीचे W2 में पता नहीं है, वही W2 हमें निकालना है, यहाँ पर रख देते हैं X। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करेंगे, ये से ये कट गया, यानी X का वैल्यू आ गया कितना, 25 गुना 24, 25 गुना 24। तो करेंगे 25, 24 पंचे 120, शून्य बचा 12, 24 गुना 48, और 48 12 कितना हो गया, 60, यानी 600। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगर आपको मान लीजिए इस तरह के सवाल में फॉर्मूला नहीं भी पता है, तो भी आप इसको बना सकते हैं। कहिए कैसे, तो सिंपल सी बात बताइए कि 25 घंटे में 240 औजार बनाए जाते हैं या काटे जाते हैं, 10 घंटे में 240 औजार काटे जाते हैं, तो 25 घंटे में कितने लगेंगे। एक बात बताइए कि 10 घंटे में 240 औजार काटे जाते हैं, तो 1 आवर यानी 1 घंटे में कितना होगा, 240/10, और 25 आवर में कितना होगा। तो आप एक ही के नियम से भी इसको बना सकते हैं, गुना 25। ठीक है, यहाँ से ये 0 0 कट गया, तो 24 गुना 25 फिर से आपका 600 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। या तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बनाइए, इस फॉर्मूला का यूज बहुत जगह है इसीलिए मैंने बताया, या फिर आप ये सिंपल सवाल है, इसको आप यूनिटरी मेथड एक एक नियम से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। ठीक है, देखिए सामान्य गति के 3/4 पे चल रहा है वो। तो एक बात बताइए, अगर हम सामान्य गति
सामान्य गति को हम 4 ही मान लें, सामान्य गति को हम मान लें 4, ठीक है, सामान्य गति को मान लें 4, तो अब वो सामान्य गति के 3/4 पे चल रहा है, यानी 4 के 3/4, 4 के 3/4 यानी 3। तो अब वो एक्चुअल में जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो 3 की स्पीड से चल रहा है। सामान्य गति अगर हम 4 मानेंगे तो सामान्य गति के 3/4 पे वो चल रहा है ना, तो सामान्य गति अगर हम 4 मान लिए तो उसका 3/4 यानी अभी वो चल रहा है 3 के रफ्तार में। अगर ये दोस्तों आ गया स्पीड का रेशियो, ये क्या आ गया, ये स्पीड का रेशियो है ना, ये रेशियो हो गया स्पीड का रेशियो। क्लियर है। आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर स्पीड का रेशियो हमारा 4:3 आया है तो समय का यानी टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:4, 3:4। मतलब पहले अगर जब वो सामान्य गति से चल रहा था बंदा, उसको अगर 3 मिनट समय लग रहा था, अभी अगर वो 3 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 4 मिनट समय लगेगा। और ये बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है, बोलिए कैसे, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखिए कि पहले उसको 3 मिनट समय लग रहा था या 3 यूनिट समय लग रहा था, और अभी उसको कितना लग रहा है, 4 यूनिट समय लग रहा है। तो कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है, तो आप कहिएगा 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। कहिएगा कि 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। और वो 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है किसके, 18 के। 1 यूनिट दिया हुआ बराबर किसके, 18 के। और आपको निकालना है कि सामान्य गति में कितना समय लग रहा था, यानी 3 यूनिट आपको निकालना है। तो 18 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 54 मिनट। कितना आ जाएगा, 54 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। बहुत बढ़िया साहब, 50 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी, मतलब पार्शियल डिस्टेंस, कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल से चला है। मतलब पैदल से वो कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, और कुछ दूरी वो साइकिल से चला है जिसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं है आपको कि पैदल कितना डिस्टेंस चला और साइकिल से कितना डिस्टेंस चला, लेकिन इतना बात क्लियर है कि टोटल वो चला है 50 किलोमीटर। आपको टोटल समय भी दे रखा है कि टोटल 9 घंटा में 50 किलोमीटर गया है, और 2 मेथड से गया है। एक बार पैदल, कुछ दूरी वो पैदल गया है और कुछ दूरी वो साइकिल से गया है। इसको आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं कि साइकिल से दूरी अगर x होगा तो पैदल से 50 - x होगा। फिर साइकिल का डिस्टेंस दिया हुआ है तो साइकिल का टाइम निकालिए कितना समय लगा। फिर पैदल से स्पीड दिया हुआ है तो पैदल का टाइम निकालिए। तो ये प्रोसेस हो जाएगा लंबा, ठीक है। इसको आसान और शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए आप एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। कैसे एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, जरा देखते हैं एलिगेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, हम यहाँ पर मान लेते हैं पैदल मतलब फुट से, फुट, और साइकिल से यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। अच्छा, चाल का फुट यानी पैदल कितने रफ्तार से जा रहा है वो, तो कहिएगा कि 5 के रफ्तार से जा रहा है। और साइकिल से कितने के रफ्तार में जा रहा है, तो कहिएगा 10 के रफ्तार में जा रहा है। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल कितना, 50 किलोमीटर 9 घंटे की। तो ओवरऑल जो स्पीड आ जाएगा वो 50/9 आ जाएगा। और आप एलिगेशन लगाना जानते होंगे, ठीक है, एलिगेशन लगाना जानते होंगे। अब यहाँ पे एलिगेशन में थोड़ा कैलकुलेशन आ गया मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे 50/9 है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम ऐसा कुछ करें कि ये जो 9 जो है ना यहाँ पे ये ख़त्म हो जाए। तो हम इसको भी क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 कट जाएगा। लेकिन भाई साहब इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल आ गया इधर फुट से, साइकिल से, और ओवरऑल यहाँ पे लिखेंगे तो फुट से आ जाएगा कितना, 45, 9 × 5, और साइकिल से आ गया कितना, 90, और यहाँ काटेंगे तो ये 9 खत्म हो गया, ये आ गया 50। अब आप आराम से इसमें एलिगेशन
लगा दीजिए। एलिगेशन लगाइएगा तो देखिए बड़ा में से छोटा घटेगा, यानी 90 में से 50 गया, कितना बचा 40, और यहाँ पे रेशियो आएगा, और ये 50 में से 45 गया, कितना आ गया 5, तो रेशियो कितना हट गया 8:1, 8:1, रेशियो आ गया 8:1। ध्यान रखने वाली बात ये होता है दोस्तों, अगर हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे, किस में एलिगेशन, हम तो स्पीड में एलिगेशन लगाए ना, बताइए ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और ये ओवरऑल टोटल स्पीड है, तो हम एलिगेशन लगाए किस में, स्पीड में। जो रेशियो आएगा ना वो टाइम का रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, वो टाइम का रेशियो आएगा। जैसे आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं तो वो सीपी का रेशियो आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका आएगा वो डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी आप लिए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होता है। तो डिस्टेंस जो हो या स्पीड जो होता है दोस्तों वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो रेशियो आएगा ना यहाँ पे वो टाइम का रेशियो आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो फुट से यानी पैदल जो है ना, अगर वो 8 यूनिट समय लिया है तो साइकिल से वो 1 यूनिट समय लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपको कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो स्पीड चाहिए, और उसको गुना कर दें अगर हम टाइम से तो दूरी हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्पीड, साइकिल से स्पीड कितना है, तो कहिएगा साइकिल से स्पीड आपका है 10, तो 10 रखिए यहाँ पे, गुना कीजिए। और टाइम कितना लग रहा है साइकिल से, देखिए ये साइकिल को बता रहा है और ये फुट को बता रहा है, 1 यूनिट टाइम आ रहा है, 1 यूनिट, तो 10 गुना 1 कीजिएगा, यानी 10 किलोमीटर जो है वो साइकिल से गया है, 10 किलोमीटर वो साइकिल से गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें आप एलिगेशन लगाएंगे जल्दी बनेगा, एक्स वगैरह मानेंगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है 2:7, स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है, स्पीड का रेशियो यानी चाल का अनुपात दे रखा है कितना 2:7। अब यहाँ देखते हैं समय की अनुपात निकालने की ज़रूरत है या नहीं है, रहेगा तो निकालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तभी मैंने बताया है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है कि यदि पहली रेलगाड़ी जिसका स्पीड 2 है, दूसरी रेलगाड़ी जिसका स्पीड 7 यूनिट है, कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग आपको बताना है। भाई साहब एक बात बताइए कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में अगर 250 किलोमीटर जाएगी तो हम पहली रेलगाड़ी मतलब मान लेते हैं T1, ट्रेन 1, इसका स्पीड तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस 250 है और डिवाइड करेंगे 5 घंटे में तो आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भाई साहब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन 1 का स्पीड जो आया है यहाँ तो 2 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 2, यानी ये 2 यूनिट जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने गुना है तो कहिएगा कि 25 गुना है। तो आप ये दूसरे ट्रेन का अगर स्पीड आपको निकालना हो, T2 का स्पीड अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 25 गुना करना पड़ेगा, 7 गुना 25, तो कहिएगा 25 छक्का 150, 25 सत्तर 175, कितना आ जाएगा 175। यानी T1 का स्पीड अगर 50 किलोमीटर है तो हम T2 का स्पीड निकाल लिए हैं रेशियो से, कितना आया 175 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सवाल में दे रखा है कि T1 और T2 का जोड़ निकालना है, योग निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे T1 और T2 का क्या करेंगे, योग निकालेंगे ना, तो योग निकालेंगे कितना है 75, यानी 175 और प्लस 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 225। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ज्योमेट्री का सवाल आ गया, ज्योमेट्री का सवाल आ गया, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC है, यहाँ पे पैरेलल बता रहा है समांतर, ठीक है, BC ये देखिए ये DE आपको दिख रहा है DE और ये आपको दिख रहा है BC, ये दोनों पैरेलल है। AD है 2.5, देखिए ये AD जो है ना, ये AD जो है ये 2.5 है, कितना है ये AD 2.5 है, ठीक है। और DB है 3.5, यानी DB है कितना है 3.5, DB कितना है 3.5। और EC जो है EC ये 4.2 है, EC कितना है 4.2।
और आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल जो है आपको AC निकालना है। टोटल क्या करना है? AC निकालना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा होगा आप ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AD और E दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ADE। और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बड़ा वाला ABC दिख रहा है। एक ये ट्रायंगल हो गया छोटा वाला, ठीक है, और ये पूरा होल बड़ा वाला हो गया। ये दोनों ट्रायंगल दोस्तों क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर हैं? तो आप जानते हैं अगर ये पैरेलल है बाबू, ये अगर पैरेलल है भैया, तो हम जानते हैं कि ये एंगल तो क्या होगा? ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, और ये एंगल बराबर होगा ये एंगल का, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल ये है, और ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल का। तो देखिए इसमें तीनों एंगल क्या है आपस में? तीन एंगल आपस में बराबर हो गए। तो ए प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल बराबर हो, मतलब सिमिलर हो गया बड़े वाले ट्रायंगल से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए AD छोटा वाला ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड AB, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों ये छोटे वाले ट्रायंगल के साइड AE डिवाइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल के साइड AC। क्लियर है? अब AD आपको दे रखा है 2.5, तो रखेंगे 2.5 डिवाइड बाय AB आपको नहीं पता है ना, तो आप बताइए ना, ये अगर ये 2.5 है, ये 2.5 है, और BD आपको दे रखा है 3.5, तो आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2.5 और 3.5 6 आ जाएगा, यानी AD बटे AB आ गया 6 बराबर। AE आपको पता नहीं है, AE को आप मान लीजिए x, नीचे में AC मतलब क्या हुआ? AE अब प्लस EC। AC का मतलब क्या हुआ? AE प्लस EC। अब AE अगर x माने हैं और EC आपको दे रखा है 4.2, तो हम AC को लिख सकते हैं x प्लस 4.2 लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 6x, ये इसको कीजिएगा कितना आएगा? 2.5x प्लस 4.2 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए डायरेक्ट 25 से 42 से गुना कीजिए, 25 दूना 50, बचा कितना? 5, 25 चौके 100 और 5 यानी 105, है ना, यानी आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा? ये 10.5। ठीक है, आप इसको इधर लेकर आइएगा, आप इसको इधर लेकर आइएगा। ठीक है, आप इसको इधर लेकर आइएगा तो कितना आ जाएगा? 6x में से 2.5x घट जाएगा, बचेगा 3.5x। क्या बचेगा? 3.5x, और ये बराबर हो जाएगा कितने से? 10.5 से, है ना। यहाँ से ये 5 खत्म हो गया। आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना? 35 दिया 105, यानी x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। और AE को आप x माने हैं, आपको निकालना भी क्या है? AC का मान निकालना है ना। तो और EC आपको दिया हुआ है, EC आपको दिया हुआ है, ये आ गया 3। तो आपको AC निकालने के लिए भाई, AC निकालने के लिए 3 जो कि AE आया है और EC आपको दे रखा है 4.2, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा? 7.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। आपको अगर थोड़ा सा भी मदद हो रहा है, हेल्प हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, ये आखिरी प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद और एक प्रश्न आएगा जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है वो, ठीक है, उसको आपको जरूर देखना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से सक्सेसिव वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए, लेंथ में वृद्धि हुई, लेंथ यहाँ पे लिखेंगे। पहले लेंथ मतलब पहले, देखिए 8% और 25% की बात, 5% की बात कर रहा है ना,
तो लेंथ में 8% की वृद्धि हुई। 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8/100। 8/100 मतलब क्या हुआ, 8/100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 25 चौके 100। मतलब अगर पहले 25 यूनिट अगर लेंथ था तो अब हो गया 2 यूनिट बढ़ गया। मतलब अगर पहले अगर 25 यूनिट लेंथ था तो अब कितना हो गया, 27 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट बढ़ गया। 8% वृद्धि का मतलब वही हुआ ना भाई। अब ब्रेथ में आइए, ब्रेथ में कह रहा है कि 5% की वृद्धि हुई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। 1/20 मतलब पहले अगर 20 यूनिट ब्रेथ था तो एक उसमें वृद्धि हो गया, अब हो गया वो कितना, 21। हम जानते हैं कि L इंटू बी कितना क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 25 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 500। और यहाँ पे 27 गुना 21 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 21 7 147 के साथ बचा कितना 4, 21 दूना 42, मतलब 42 और 14 कितना आ जाएगा 56, यानी 5 6 7। ठीक है, यानी पहले एरिया कितना था 500 स्क्वायर यूनिट और अभी एरिया कितना है 567 स्क्वायर यूनिट। तो वृद्धि कितनी की हुई, तो कहेंगे वृद्धि हुई दोस्तों 67 स्क्वायर यूनिट की। आपको कितनी वृद्धि हुई उसका परसेंटेज निकालना है। तो आप कहेंगे कि 67 का वृद्धि हुआ कितने पे, तो कहोगे 500 पे। परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसको काटोगे 5 से, ये कटेगा कितना 13 × 5 = 65, बचा 2.4, यानी 13.4% की वृद्धि क्षेत्रफल में होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आपका हमारा क्या होगा, आखिरी प्रश्न होगा। और ये टीसीएस के मतलब सारे क्वेश्चंस टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, तो आपके लिए यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है एक घनाभ मतलब क्यूबाइड के 3 आसन्न मतलब एडजेसेंट फलक मतलब साइड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन बताना। देखिए 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है यहाँ पे, यानी घनाभ का जो वॉल्यूम है वो आप कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके, 32 गुना 24 गुना 48। अब कहेंगे ये आता कैसे है दोस्तों, ये देखिए ये जो फलक है ना, बेसिकली ये लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है आपका 32, इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको याद रख लेना ये चीज़। और ब्रेथ इंटू हाइट आपका दिया हुआ है 24, है ना, और हाइट इंटू लेंथ आपको दिया हुआ है 48। और जब ये तीनों का रूट अंडर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो वॉल्यूम आता है। ठीक है, वो तीनों का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि आप रूट अंडर क्या करोगे, रूट अंडर देखोगे LB + BH मल्टीप्लाई करके, सॉरी LB × BH × LH। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, L² B² और H² का रूट अंडर करेंगे तो रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली LBH आ जाएगा। और यही LBH जो है वॉल्यूम होता है, इसीलिए लिखा गया है। रीजन इसका ये है। तो आपको रीजन पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि अगर 3 फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है घनाभ में, तो घनाभ का अगर वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो रूट अंडर करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात रही इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व इसको करने के लिए आप क्या कीजिए कि रूट अंडर 32 को 2 गुना 16 लिखिए आप। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे। 24 को आप 24 ही रहने दीजिए, और 48 को 24 गुना 2 लिखिए। 48 को 24 गुना 2 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 और 2 2 बार है, तो 2 एक बाहर आ गया, गुना 24 और 24 2 बार है, तो 24 भी यहाँ पे बाहर आ गया, गुना, और रूट अंडर 16 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 दूना 8 और 24 8 कितना होता है, 192। 24 8 कितना होता है, 192। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 10 प्रश्न था, 10 का 10 बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।